CMA वर्सेस CS विच इज बेस्ट। अगर आप ये जानने के लिए यहां आए हो तो आप वीडियो को यही बंद कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सा कोर्स खराब है। अकॉर्डिंग टू मी CA, CS, CMA सभी कोर्सेस एक ही खानदान के भाई हैं, बस सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सबका एक अलग अलग रोल है बिजनेस वर्ल्ड में। कोई कोर्स खराब नहीं है, सभी कोर्स की एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग जरूरत है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्लैरिटी दूंगी कि CMA क्या करता है और CS क्या करता है, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि इस कोर्स में ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये कोर्स बेस्ट है क्योंकि इस कोर्स की इतनी ज्यादा डिमांड है तो मुझे ये करना है। बट एक्चुअली में आपको वो करना है क्या, तो आप ये डिसाइड कर पाओ, इसीलिए आज का वीडियो मैंने CMA वर्सेस CS पे बनाया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें CA नहीं करना है, वो क्लियर है, तो वो आ जाते हैं कि हमें CMA करना है या तो CS करना है, तो क्या करें हम। तो CS से हमने बहुत बार सुना है, मेरे बारे में मुझसे आप लोगों ने बहुत बार सुना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ CMA जैसा आपका CA है, CS है, सिमिलरली आपका CMA है, किसी कॉलेज से नहीं होता है, आपको CMA के इंस्टीट्यूट से करना होता है। वही आपकी रेगुलेटरी एंड गवर्निंग बॉडी होती है, वहीं से आपका एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम सिलेबस आता है, आपकी ट्रेनिंग, आपका प्लेसमेंट, एवरीथिंग पास होने के बाद आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हो। 3 स्टेजेस होते हैं यहाँ भी, CMA फाउंडेशन, CMA एंटर एंड CMA फाइनल। अगर आप 12th के बाद करते हो तो आपको फाउंडेशन देना होगा, पर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो आपको CMA एंटर देना होगा। ये दोनों स्टेजेस पास करने के बाद ही आप CMA फाइनल में जाते हो। फाइनल पास करने के बाद में आपको ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करने के बाद में आपको CMA के आप एक मेंबर बनते हो और तब जाके आप किसी कंपनी में या खुद की फर्म CMA फर्म खोल सकते हो। यहाँ पे भी आपको कुछ ट्रेनिंग्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है, सिर्फ एग्जाम पास करना इनफ नहीं है। आपको एक्चुअली में CMA के अंडर काम करना होगा, आपको एक्चुअली में CMA फर्म में काम करके देखना होगा कि एक CMA का काम क्या होता है, तब जाके आपको वो CMA की फाइनल डिग्री मिलती है। तो CMA फाउंडेशन जो होता है वो पूरे आपका MCQ सब्जेक्ट होता है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आप इसका पूरा सिलेबस CMA की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद वो सब्जेक्ट्स देखो ताकि आपको पता चले कि क्या होता है, सिर्फ सुनो मत, खुद जाओ और देखो कि क्या क्या चीजें होती है। CMA एंटर जो होता है वहां पे आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, तो ये तीनों कोर्सेज में आपके सब्जेक्ट्स 2 ग्रुप्स में बांटे होते हैं, 2 या 3 ग्रुप्स में आपको बांटे होते हैं। और हर कोर्स में काफी हद तक सारे सब्जेक्ट सिमिलर्स हैं, बट जिस कोर्स की जो मेन कोर चीज है वो उसमें उसके सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे CMA में कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वही मेन है, तो उनके लिए कॉस्टिंग के ऊपर ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। बट क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल हो, क्योंकि तुम एक कंपनी में काम करोगे, तो तुम्हें कंपनी लॉ भी पता होना चाहिए, तुम्हें टैक्सेशन भी पता होना चाहिए, तुम्हें फाइनेंशियल्स और अकाउंटिंग भी पता होनी चाहिए, तो वो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो यही खासियत है हमारे ये तीनों कोर्सेज की, ये हमें तीनों के काम का थोड़ा थोड़ा तो पता होता है और इसीलिए वो एक ही खानदान के भाई होते हैं। ठीक है, तो जो CMA होता है, CMA में आपकी जो 3 साल की एक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से 15 महीने की ट्रेनिंग आपको फाइनल पास करने के पहले करनी होती है और रिमेनिंग फाइनल पास करने के बाद आप कर सकते हो, मतलब फाइनल एग्जाम देने के बाद आप कर सकते हो। अब CMA का काम क्या होता है, तो CMA का काम उसके नाम में छुपा हुआ है। इनफैक्ट तीनों कोर्सेज के काम उनके नाम में ही छुपे हुए हैं। तो CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, तो वो एक तरीके का अकाउंटेंट ही होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल्स और टैक्सेशन देखते हैं, उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटेंट का जो टिपिकल मेन वर्क होता है वो कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है। खर्चा, एक मटेरियल का कॉस्ट, एक मटेरियल जो फिनिश गुड्स बनता है तो उसका कॉस्ट। तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो मेजर रोल होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अब इंडिया में कितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, बड़े बड़े कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स यहाँ इंडिया में होती हैं।
जो आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस के ब्रिज बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, उन सब में एक कॉस्ट अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि रॉ मटेरियल आपका कितना आया, कितनी इन्वेंट्री आपको ऑर्डर करनी है, उस इन्वेंट्री में से कितना आपका वर्क इन प्रोग्रेस में है, कितने इन्वेंट्री का आपने फिनिश गुड्स बना लिया, फिर स्टॉक कितना आपके पास रेडी है, रेडी स्टॉक कितना है, आपको कितना इन्वेंट्री मंगाना है, कितना गुड्स और रॉ मटेरियल मंगाना है, वो सारी चीजों का वर्किंग एक कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। जैसे मेरी कंपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कितना गोल्ड आया, कितना डायमंड आया, कितना सिल्वर आया, अब कितने सिल्वर में से कितने सिल्वर की ज्वेलरी बन रही है और कितने सिल्वर की कितने गोल्ड की ज्वेलरी बन गई है, वो सारी चीजों का वर्किंग कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। और इसी वजह से कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट को ये सारे डेटा का एक्सेस होता है। तो जब मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि मेरे प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस चीज का डेटा होता है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल प्ले करता है। कॉस्ट अकाउंटेंट ही आगे चल के एक सीएफओ बन सकता है। कॉस्ट अकाउंटेंट आपका एक फाइनेंशियल प्लानर बन सकता है, क्योंकि दे डील विथ लॉट्स ऑफ डेटा। लिटरली कॉस्ट अकाउंटेंट का दिमाग पूरा भरा होता है ये रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री और स्टॉक को देखते देखते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल उनका एक मतलब आपका प्रोजेक्शन, 5 सालों में अगर मेरे कंपनी का प्रॉफिट इतना होता है तो उसके लिए मुझे कितना एक्सपेंडिचर करना होगा, कितना मुझे खर्चा करना होगा, वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट बताता है। अगर आपको कंपनी में काम नहीं करना है तो आप खुद की फर्म खोल सकते हो। बहुत सारी कंपनी सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट का एडवाइस भी लेते हैं कि हमारी कंपनी का जो डिसीजन है वो राइट है। कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं कंपनीज में आके कि आपकी जो कॉस्टिंग पॉलिसी, जो आपका कॉस्टिंग का वर्क है वो प्रॉपर है या नहीं है। बहुत सारी कंपनीज को कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तो वहां आपकी फिक्स जॉब हो गई है। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट को आरओसी को फाइल करने होते हैं। उस फॉर्म को एक सीएमए साइन कर सकता है, मैंडेटरी होता है, तो वहां आपका रोल आ जाता है। सो कॉस्ट अकाउंटेंट का वर्क कॉस्टिंग, कैलकुलेशन, प्रोजेक्शन, इसी के आगे पीछे घूमता है। अब जो सीएस का काम होता है वो इनसे काफी हद तक अलग होता है। सीएस जो होता है कंपनी सेक्रेटरी, वो कंपनी के कंप्लायंसेस को देखते हैं कि एक कंपनी को क्या क्या कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है, उस कंप्लायंसेस को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन न्यू लॉज हैं जो कंपनी को फॉलो करने चाहिए। आपकी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो आपको पीएफ एप्लीकेबल हो जाता है, आपको बोनस एप्लीकेबल हो जाता है। आपकी कंपनी में इतने डायरेक्टर्स हैं तो आपको इतनी रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स को पे करनी होगी। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपकी एजीएम इतने टाइम में होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल्स ऐसा होना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट को एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। कंपनी के स्टेक होल्डर से, शेयर होल्डर से मीटिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिलना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से मिलना, आरओसी से मिलना। अगर आपकी कंपनी को आईपीओ लाना है तो उसमें एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल होता है। अगर आपकी कंपनी को फंडिंग लेनी है या आपकी कंपनी को बाहर के देश में, अब्रॉड में अगर फंडिंग, वहां इन्वेस्टमेंट करना है, ओडीआई करना है, तो उसका कंप्लायंस कंपनी सेक्रेटरी करता है। सो कंपनी सेक्रेटरी एक कंप्लायंस ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं कि ये रूल्स आपको एप्लीकेबल हैं और आपको ये करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो नीरव मोदी और किंग फिशर में जैसा केसेस हो गए, जो ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं ना, वो ना हो, उसके लिए एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होती है, क्योंकि वो डे टू डे चीजों को चेक करते रहते हैं कि कंपनी एक राइट तरीके से काम कर रही है या नहीं, कंपनी एक सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, जो रूल्स लिखे गए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो कंपनी सेक्रेटरी एक गवर्नेंस ऑफिसर होता है जो कंपनी में रह के गवर्नमेंट के लिए काम करता है कि गवर्नमेंट तो सभी पे नजर नहीं रख सकती है, तो गवर्नमेंट हमें एक कंपनी के अंदर हमें एक मॉनिटर बनाती है जो पूरी चीजों के ऊपर ध्यान देता है और उसकी रिपोर्टिंग करता है।
तो जो हमारे कंपनीज को गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी होती है, स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्टिंग करनी होती है, सेबी को रिपोर्टिंग करनी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिपोर्टिंग करनी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को रिपोर्टिंग करनी होती है, वो सारी रिपोर्टिंग एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो वो एक विजिलेंट, एक गवर्नेंस ऑफिसर होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का वर्क पूरी तरीके से थ्योरेटिकल वर्क, मतलब आपको लॉ, रूल्स, लॉ के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। यहाँ पे आपका रोल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उतना नहीं होता है, अनलेस आपने डिसाइड किया है कि आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना है, आपको इंसॉल्वेंसी में प्रैक्टिस करना, आपको अलग चीजों में प्रैक्टिस करना होता है। ये मैंने आपको कोर सब्जेक्ट्स बताया, बट हमें ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आपको टैक्सेशन भी पढ़ाया जाता है, आपको अकाउंटिंग भी पढ़ाया जाता है, आपको कैपिटल मार्केट भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें से आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी में ही काम करेगा और वही काम करता है। आज कंपनी सेक्रेटरी बहुत सारी जगहों में काम करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो आपको किस डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, वो आपके ऊपर होता है। आप अपनी फॉर्म खोल सकते हो, या आप किसी कंपनी में एज अ मेन कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकते हो, या आप एज अ टीम मेंबर काम कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी आगे चल के कंप्लायंस ऑफिसर बनते हैं, कंप्लायंस हेड बनते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं, और अगर उनका इंटरेस्ट बाकी सारे एरिया में है देन दे कैन ऑल्सो बी अ CEO ऑफ द कंपनी। सो आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस हैं और इनका क्या कोर वर्क होता है। प्लीज इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां जाके उनका सिलेबस चेक कीजिए, प्रैक्टिकल देखिए कि प्रैक्टिकली जो CMA CS है वो क्या काम करते हैं, एंड देन डिसाइड कीजिए। लिंक यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से शेयर कीजिए, जिन्हें इनके बारे में जानना जरूरी है और जिन्हें इनके बारे में जानना चाहिए। Till then, do well, study well, and I'll see you next time.